ये थी रेने डेकार्ते की खूबी। उन्होंने अपनी थ्योरी रखते हुए एक सटल डिफरेंस बनाते हुए मासेस को इन्फ्लुएंस कर दिया गॉड के कॉन्सेप्ट से, लेकिन सबकॉन्शियसली अपना कॉन्सेप्ट भी उसमें कार्टेशियनिज्म का घुसेड़ दिया। क्या था वो कॉन्सेप्ट? तो भाई बहुत उम्दा, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत कुछ चल रहा था। बहुत दिनों बाद हमारी हुई है मुलाकात। एक वीडियो कार्टेशियनिज्म और रेने डेकार्त के ऊपर बात करने हम आए हैं कि रेने डेकार्त क्या कहते थे। तो इस चैनल के ऊपर बीच में हमने थोड़ा अपना जो है ध्यान भटका दिया, लेकिन कोई बात नहीं, वापस हम आ गए लेक्चर लेके। और जो भी नीचा लवर्स हैं, फ्रेडरिक नीचा लवर्स, उन लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है कि लगातार फ्रेडरिक नीचा के ऊपर तगड़े वीडियोस आने वाले, तो होपफुली तुम उनके ऊपर ध्यान दो और नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को वीडियो रिकमेंडेशंस दो। और इंडियन फिलॉसफी के ऊपर भी हम लाएंगे। बहुत लोगों ने इंडियन फिलॉसफी बोला कवर करने को, तो इंडियन फिलॉसफी के ऊपर हम आपकी समक्ष आपके मत्थे रखने वाले हैं वीडियो, तो स्टे ट्यून्ड। तो इंडियन फिलॉसफी भी आने वाली है, थोड़ा वेस्टर्न को ढंग से कवर कर लें, फिर इंडियन में घुसेंगे। अब आज रेने डेकार्तेस के ऊपर बात है। रेने डेकार्त, रेने डिस्कार्तेस बोलते हैं बहुत लोग इंडिया में, लेकिन असली फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन है रेने डेकार्त। कार्टेशियनिज्म उनका जो मेटाफिजिकल थ्योरी है, जो तुमने पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो देखते हुए आओ। एरिस्टोटलिज्म और थॉमिज्म और प्लेटोनिज्म वो सब देखते हुए आओ। अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब जो था रेने डेकार्ते, जो यहाँ पे थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग टाइम लेते हैं, वो एक ऐसे वक्त में उन्होंने जन्म लिया था जब पूरा एडवांसमेंट हो रहा था मेटाफिजिकल थ्योरीज में। गॉड के कॉन्सेप्ट में एक एडवांसमेंट हो रहा था, जहाँ तुम्हारे एक तरफ ऑर्थोडॉक्स फिलोसफर्स थे जो हर आर्ग्यूमेंट में गॉड का इस्तेमाल करके अपने आर्ग्यूमेंट्स को वैलिड और लॉजिकल दिखाने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ एक अलग ही ऊत खोपड़ी इंसान पैदा हुआ जिसका नाम था रेने डेकार्त। उसने कहा नहीं भाई, हम लोग लॉजिक यूज़ करेंगे, हम लोग रैशनल थिंकिंग यूज़ करेंगे, हम लोग एक अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करेंगे, हम लोग मटेरियल को अलग करेंगे माइंड से, हम लोग सोल को अलग करेंगे ह्यूमन ब्रेन से, हम लोग मटेरियलिज्म मतलब डुअलिज्म का कॉन्सेप्ट उन्होंने फेंकना शुरू कर दिया बहुत तगड़े तरीके से। उसी के बारे में आज के लेक्चर में हम बात करेंगे। तो रेने डेकार्त जो हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है फिलॉसफी में, मेटाफिजिक्स में, और उस योगदान को आज भी सराखों पर रखा जाता है, माना जाता है। भले ही वो थ्योरीज बहुत हद तक अब आज की डेट पे वैलिड ना हो, लेकिन स्टिल। तो रेने डेकार्त जो थे गैलीलियो गेल से बड़ा इंस्पायर्ड थे, जो वो टेलीस्कोप वाले गैलीलियो एस्ट्रोनॉमर कह लो, तुम्हारे फिजिसिस्ट कह लो, जो उन्होंने फिजिक्स पढ़ी हुई उनको पता होगा, तो उनसे बड़ा इंस्पायर्ड थे। और गैलीलियो गेल भी ये कहते थे, और रेने डेकार्त भी ये कहने लग गए, रेने भाई साहब भी ये कहने लग गए कि भाई एक फिजिकल रियलिटी, जिसको जैसे ये हो गया भाई, ये मार्कर हो गया भाई, ये हो गया, ये डस्टर हो गया, सौंफ का डिब्बा हो गया, सौंफ खानी हमें पसंद है बीच बीच में। तो उन्होंने ये कहा कि फिजिकल रियलिटी कभी भी ह्यूमन सेंसेस से डिराइव नहीं होनी चाहिए, वो इल्यूजनरी हो जाती है। उनको प्योरली मैकेनिकल टर्म्स में डिराइव करो, प्योरली मैकेनिकल टर्म्स में बात करो। तो रेने डेकार्त ये कह रहे थे कि कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको ह्यूमन सेंसेस से मत देखो, क्योंकि वो एक इल्यूजन क्रिएट कर देता है। रैदर उसको उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी से देखो कि ये स्क्वायर है, इसके 4 साइड्स हैं, इसके जो है 90 डिग्री के एंगल हैं, ये कितना बड़ा है, ये 2D है, कितना छोटा है, अगर इस स्क्वायर को क्यूबॉइड में तुम बदल दोगे तो ये 3D हो गया, ये कितना बड़ा है, इसका मास कितना है, अगर तुम इसको हवा में फेंकोगे तो इसका किस मोमेंटम से ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, किस स्पीड से एक्सेलरेट कर रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैकेनिकल टर्म्स में देखो तो वो होता है, रेने डेकार्त की लैंग्वेज में वो था रैशनैलिटी, वो था लॉजिक। समझ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने सेंसेस के बारे में बात करी। इन्होंने कहा फिजिकल थिंग्स आर नॉट सेकेंडरी प्रॉपर्टीज। यहां मैं थोड़ा आ जाता हूं। फिजिकल थिंग्स नॉट सेकेंडरी प्रॉपर्टीज। सेकेंडरी प्रॉपर्टीज क्या होता है? कलर, टेस्ट, स्मेल, जो ह्यूमन सेंसेस पे डिपेंड करता है। सेकेंडरी प्रॉपर्टीज को जाके देखो, चेक करो, टेस्ट, कलर, स्मेल, किसी भी चीज़ को
तुम नहीं कह, अब कोई बंदा है जिसको तुम समझो बीमारी है, अब उसको बीमारी है तो तुम लाख कोशिश कर लो, तो अगर उसको आंखों की बीमारी है तो उसको वो कलर नहीं दिखेगा। सपोजिंग मैं बोलूँ कि भाई ये इस रंग का है, ठीक है, इस रंग का ये स्क्वायर है, स्पेसिफिक कोई कलर का, येलो कलर का, उसको ये लाल दिखेगा या नीला दिखेगा, वो तो कहेगा भाई मेरा लिए तो नीला है। किसी को कोई और तरीके की बीमारी है कि भाई फिजिकल परसेप्शन उसका चेंज होता है, डिस्टॉर्टेड इमेजेस दिखती, तो बोलेगा भाई ये तो कुछ और ही लॉम्बस जैसा लग रहा है। तो तुम सेकेंडरी प्रॉपर्टीज पे नहीं डिपेंड कर सकते, तुमको फिजिकल थिंग्स जो डिपेंड करती हैं वो करती हैं प्राइमरी प्रॉपर्टीज। नोट्स बनाते जाओ, मेरे वीडियोस लगा लो ऊपर से नीचे, प्लेलिस्ट जो मैंने बना रखी है लगाओ, इसलिए लगाइए, लगाते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, बीच में डिस्ट्रैक्शन मत हटाओ अपना कि कुछ और हांडने लग गए इधर उधर कि भैया कबूतर को देख लें हकते हुए या फिर पानी पीने चले जाएं, ठीक है, 2 कुत्ते लड़ रहे हैं उनको देखना शुरू कर दिया। ध्यान से पढ़ना। प्राइमरी प्रॉपर्टीज तुम्हारी होती है साइज, शेप, मास, मोबिलिटी उसकी क्या है। तो ये तुम कह सकते हो कि भाई ये ऑब्जेक्ट तुम्हारी तरफ आ रहा है भाई, दिख रहा है, आ रहा है, डेंजरस हो सकता है, क्योंकि वो अगर अंधे इंसान से भी, ये प्राइमरी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अगर अंधे इंसान से भी तुम एक बॉल फेंकोगे तो उसको लगेगी चोट, चाहे उसको सेंस ना हो, फील ना हो, लेकिन उसका मुंडी ऐसे हिलेगी। समझ रहे हो मुद्दा क्या कहना चाह रहा हूँ। तो सेकेंडरी प्रॉपर्टीज पे ना डिपेंड करते हुए फिजिकल थिंग्स प्राइमरी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है। फिजिकल थिंग कोई भी, केला, सेब, गाड़ी, कुत्ता, बिल्ली, डज नॉट डिपेंड ऑन सेकेंडरी प्रॉपर्टीज विच इज टेस्ट, कलर, स्मेल, क्योंकि वो धोखा दे सकते हैं, बट प्राइमरी प्रॉपर्टीज क्योंकि वो धोखा नहीं दे सकते, वो यूनिवर्सली कांस्टेंट रहते हैं। अब क्या था भाई, सब गॉड के बारे में बात कर रहे थे भाई हम भी, अब डेकार्ते भाई भी कहीं ना कहीं गॉड के ऊपर थोड़ा गॉड कॉम्प्लेक्स आ ही जाता है, गॉड के ऊपर बात करनी पड़ती है, क्योंकि उस टाइम पे तुम बहुत अगेंस्ट जाओगे तो तुमको सीधा एग्जीक्यूट कर दिया जाता था, बर्न्ड टू द स्टेक जो कहते हैं, एग्जीक्यूशन। अब रेने डेकार्टे ने ये कहा कि भाई उनको अपनी थ्योरी ये थी, ठीक है, ये सपोजिंग रेने डेकार्टे हैं, टोपी पहनी हुई, उस टाइम की जो टोपी होती थी, ये उनकी अपनी थ्योरी थी जिसका नाम था कार्टेशियनिज्म, ठीक है, और ये तुम्हारी थी जो ये क्रॉस है क्रिश्चियन थ्योरी जिसमें गॉड का कॉन्सेप्ट आ रहा है। अब उनको क्या करना था, अपनी थ्योरी तो मासेस के बीच में रखनी ही थी भाई, अपनी थ्योरी तो मासेस के बीच में रखनी थी, साथ ही साथ उस मासेस को ऑफेंड भी नहीं करना था, तो उन्होंने गॉड का इस्तेमाल किया। ये थी रेने डेकार्ते की खूबी, उन्होंने अपनी थ्योरी रखते हुए एक सटल डिफरेंस बनाते हुए मासेस को इन्फ्लुएंस कर दिया गॉड के कॉन्सेप्ट से, लेकिन सबकॉन्शियसली अपना कॉन्सेप्ट भी उसमें कार्टेशियनिज्म का घुसेड़ दिया। क्या था वो कॉन्सेप्ट? वो कॉन्सेप्ट था कि भाई गॉड इस एग्जिस्टेंस को एक पुश देता है, बाकी बाद में सब कुछ खुद से होता रहता है। एक पुश की ज़रूरत है, जैसे एक स्लाइड पे तुम एक बॉल को रख दोगे तो वो बॉल बस तुम ऐसे हाथ हटाओगे, हल्का सा धक्का दोगे, वो खुद पे खुद नीचे आ जाएगी। अब इस पॉइंट को और जस्टिफाई करने के लिए मासेस ने तो भैया सवाल उठाया कि ये क्या है, क्या बोल रहे हो तुम, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कार्टेशियनिज्म में, वो था ऑटोमेटॉन्स का। क्या थोड़ा साइंटिफिक वर्ड जैसा लग रहा है, वो जो क्या बोलते हैं रोबोटिक वर्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप, कि भाई कोई भी जानवर आगे बढ़ता है, पीछे आता है, पुश पुल किसी भी जानवर की मतलब मूवमेंट में आगे बढ़ रहा है, पीछे बढ़ रहा है, वो स्पेसिफिक फोर्सेस की वजह से होता है जो उनके कंट्रोल में नहीं है। मतलब ये अपनी थ्योरी तो देना चाह रहे थे, रेने डेकार्ते अपनी थ्योरी तो देना चाह रहे थे, लेकिन ऑफेंड भी नहीं करना है मासेस को, तो मासेस को ऑफेंड नहीं करना है, अपनी थ्योरी भी देनी है, गॉड कॉम्प्लेक्स भी रखना है, तो उन्होंने दिया ऑटोमेटॉन नाम की कुछ स्पेसिफिक फोर्सेस है जो जानवरों को कंट्रोल में नहीं है, इंसान जानवर जो भी हुए। उस वक्त जानवरों को इंसानों से बड़ा अलग देखा जाता था, वो तो बायोलॉजी, जब बाद में बायोलॉजी, मॉडर्न बायोलॉजी डेवलप हुई तो तुम्हारे होमोसेपियन वगैरह वगैरह, मतलब है तो अभी भी हम जानवर इन द सेंस कि जब वो डेवलप हुई उसमें तब हुआ कि भाई इंसान भी एक तरीके से जानवर है, वरना उस वक्त तो भाई ये सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स इस लेवल पे। हो सकता है हम कुछ फैक्ट्स गलत बोल दें, तुम चेक करते रहो, और अगर गलत बोल भी दें तो कमेंट्स में नीचे जाके
तमीज़ के दायरे में रहते हुए बता सकते हो। और हाँ, कम्युनिटी अगर ज्वाइन नहीं करी है व्हाट्सएप की तो वो कर लो, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग। अब मैं वापस कम्युनिटी में कुछ डालना शुरू करूँगा। बीच में मैं थोड़ा बिजी हो गया था अपने यूनिवर्सिटी के काम में, क्योंकि भाई हम आर्किटेक्चर के स्टूडेंट हैं। अब आया इनका मेडिटेशंस ऑन फर्स्ट फिलॉसफी 1600 कितना 41 कितना होता है 41 1641 40-41 इनका काम आया मेडिटेशंस ऑन फर्स्ट फिलॉसफी 1641 में इनका ये काम आया, जिसमें कुछ और ही दिखा। ये मटेरियलिज्म के परे थे, मतलब घुसे हुए नहीं थे मटेरियलिज्म के अंदर एकदम। यहाँ इन्होंने बात करी डुअलिज्म के ऊपर, यहाँ इन्होंने बात करी माइंड और मटेरियल के बारे में। यहाँ आया माइंड और मटेरियल के बारे में बात। माइंड को इन्होंने कहा कि भाई वो सोचता है, माइंड थिंक्स, इट इज़ कॉन्शियस। और मटेरियल जो होता है वो ऑक्यूपाई करता है स्पेस। भाई तुम अपने थॉट्स को क्या कहोगे, वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है? सोच के देखो कितना अजीब सा, मतलब तुम समझ लो यू आर पुशिंग योर लिमिट। जब तुम सोचोगे थॉट्स, जो माइंड होता है, जो कॉन्शियसनेस होती है, वो स्पेस लेती है क्या लगता है तुम्हें? लेती है तो नीचे अपने थॉट्स कमेंट करो। जो बेस्ट कमेंट होगा मैं उसको पिन कर दूंगा, कि भाई जो मोस्ट रीजनेबल आर्ग्यूमेंट होगी उसको पिन कर दूंगा। इंगेज करो नीचे जाके। लेकिन मटेरियल, जैसे ये सौंफ का डिब्बा, इसके अंदर की सौंफ, ये स्पेस ऑक्यूपाई करती है, सबको पता है, दिख रहा है स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। तो ये इन्होंने कहा मटेरियल पे, इन्होंने कहा कि ऑल आर सेम, सिमिलर पैकेट्स ये पैकेट्स की तरह है और सब सेम है। कोई कुछ पैकेट बन के कोई सपोजिंग ये डस्टर बन जा रहा है, कुछ पैकेट बन के कोई ये मार्कर बन जा रहा है, कुछ पैकेट बन के कोई ये माइक बन जा रहा है, कुछ पैकेट बन के तुम्हारी आंख बन जा रही है, लेकिन पैकेट सिमिलर है, जैसे एटम्स तुम्हारे हो गए। और माइंड कहा कि इंडिविजुअल है और अलग है, और कहा गॉड जो है इस माइंड का सुप्रीम एग्जाम्पल है। गॉड का सबसे सुप्रीम एग्जाम्पल दिख गया होगा तुम लोगों को, गॉड सुप्रीम एग्जाम्पल। गॉड जो है इस माइंड का सबसे सुप्रीम एपिटोम एपेक्स एग्जाम्पल है। अब क्या हुआ कि भाई ये माइंड मैटर के बारे में तो आपने भाईजान बात कर ली, जनाब बात कर ली, है ना। लेकिन माइंड बॉडी डुअलिज्म के बारे में बात कर ली, लेकिन यहाँ इन्होंने बहुत टेक्निकल टर्म्स के बारे में बात भी करी, जैसे सब्सटेंस। और सब्सटेंस के बारे में जानना है तो और एरिस्टोटलिज्म वाला लेक्चर जाके देखो, एरिस्टोटलिज्म वाला, ठीक है, वाला लेक्चर जाके देखो, वहाँ सब्सटेंस के बारे में बात करिए। कार्ड्स में यहाँ पे मिल जाएगा। अब माइंड बॉडी जो डुअलिज्म था उसकी एक आ गई प्रॉब्लम दिक्कत लिखने वाला था मैं। प्रॉब्लम वो ये थी कि अगर तुम उसको एक बार अलग कर दोगे, अगर तुमने उसको एक बार, ये सपोजिंग तुम्हारा माइंड है, ये तुम्हारी बॉडी है, उसको तुमने एक बार अलग कर दिया तो तुम उसको कभी जोड़ नहीं पाओगे। ये चीज़ तो दिक्कत हुई। अब इस दिक्कत को करते हैं ना कुछ आलसी लोग, उसी दिक्कत में अपना ही सोल्यूशन, उसी दिक्कत में किसी ना किसी तरह बच के एस्केप ढूंढने की कोशिश करते हैं। जो कार्टेशियनिज्म के जो फॉलोअर्स थे, कार्टेशियंस जो थे, उन्होंने क्या कहा, जो रेने डेकार्त के फॉलोअर्स थे, उन्होंने क्या कहा कि भाई इन दोनों के बीच में कभी मिलन हो ही नहीं सकता, इन दोनों के बीच में कभी मिलन हो ही नहीं सकता। और अगर कहीं ना कहीं दोनों मिल रहे हैं, माइंड और बॉडी मिल रहे हैं, तो वो सीधा गॉड का इंटरवेंशन है। क्योंकि भाई गॉड, अब तुम इसको जस्टिफाई तो नहीं कर सकते कि माइंड बॉडी कैसे मिल गई, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें नेचर में एक दूसरे को करती थी, कॉम्प्रीहेंड करती थी। फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान बीमार इंसान है, उसका माइंड काम नहीं कर रहा, तो उसकी बॉडी पे भी इफेक्ट आएगा। तो उसको तुम कैसे जस्टिफाई करोगे? भाई वो तो गॉड का इंटरवेंशन है, गॉड की मर्जी, भगवान की मर्जी, गॉड पे थोप दिया। तो ये भी लूप था, पैराडॉक्स था, अपने में ही फ्लॉट था, फैलिसिकल था ये आर्ग्यूमेंट भी और ये लॉजिक भी। फिर लेकिन डेकार्त बाबा से पूछा गया कि भैया इसके ऊपर कुछ टिप्पणी दीजिए, या आपके चेले चमचे क्या कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इससे डिसएग्री करता हूँ, ये जो कह रहे हैं इसको इन लोगों को कहने दो, मेरे चमचों को कहने दो, और इससे मैं डिसएग्री करता हूँ। उस डिसएग्रीमेंट को इन्होंने उस डिसएग्रीमेंट का नाम पड़ा ओकेशनलिज्म, स्पेलिंग LISM, ओकेशनलिज्म, ठीक है।
तो ये था रेने देकार्त और कार्टेशियनिज्म, उनका मेटाफिजिकल थ्योरी। आज हम लोग थोड़ा सा लाइब्रेरी जो है तुम्हारी इन्फो लाइब्रेरी में कि क्या क्या आपको पढ़ना है, तो इन्फो लाइब्रेरी जो नए हैं इस चैनल पे, स्टार्टिंग के मैं फ़िलासफ़ी के इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर्स में वो मैंने डाला हुआ था। और इंट्रोडक्शन तो फ़िलासफ़ी देखना है तो उसका पूरा लेक्चर सीरीज़ है, पूरा मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, वैल्यू थ्योरी, लॉजिक के ऊपर हैं। तो इन्फो लाइब्रेरी में क्या होता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको अलग से जाके देखनी है। सबसे पहली चीज़ है सब्सटेंस देखो, अपने आप इसके ऊपर रिसर्च करनी है। मतलब सब्सटेंस देखो, मेरे दूसरे वीडियोस हैं, सब्सटेंस देखना है आपको। माइंड बॉडी डुअलिज्म पे थोड़ा जाके रिसर्च करो, माइंड बॉडी डुअलिज्म पे। ओकेशनलिज्म पे देखो कि क्या डिसएग्री करके रेने डेकार्त कहते थे। और मेडिटेशंस ऑन फर्स्ट फिलॉसफी, ये जो इनका काम था रेने डेकार्त का, ठीक है, 1 2 3 4, ये 4 चीज़ें जाके देखे। ये आपकी है इन्फो लाइब्रेरी। इस लेक्चर को करते हैं यही एंड, होपफुली लाएंगे सपोर्ट जो भी फाइनेंशियली आप लोग दिखा सकते हैं, क्योंकि देखो मैं इसलिए वीडियोस नहीं डाल पा रहा क्योंकि मेरे को फाइनेंशियली भी खुद को स्टेबल रखना है। कोई हमारे घर में अर्निंग मेंबर है नहीं, तो मेरे को ढूंढने पड़ते हैं दूसरी चीज़ें, दूसरे ज़रिए फाइनेंशियली स्टेबल रखने को। तो अगर मेरे को मतलब फाइनेंशियली यहाँ से स्टेबलनेस यहाँ से लगेगा कि हाँ यहाँ से स्टेबिलिटी मिल सकती है, जो मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन के लिंक्स, तो आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो, तो बहुत बढ़िया। तो मैं इसको लगातार वीडियोस लाता रहूँगा, समझ रहे हैं। और इंगेज करो, नीचे जाके कमेंट्स जो बोले मैंने करो, अपने थॉट्स बताओ, अपनी चीज़ें बताओ, और उसको मैं पिन करूँगा जो बेस्ट होगा, ठीक है भैया। अब भैया कट लो भाई, काम पे लग लो।